ये ऑन है भाई? जब आप लोग कहेंगे। काशिफ आप बिस्मिल्लाह कयो। हुनन का पूछो ना कैमरा ते जेके कैमरा टेक्नीशियन तो हुते वेठा है। फोन साइलेंट पे बेटा। बिस्मिल्लाह करें भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। आज कराची प्रेस क्लब में आपने हमें वेलकम किया है और गवर्निंग बॉडी से भी मुलाकात हुई है, हमारी ख़वातीन जर्नलिस्ट से भी मुलाकात हुई है। हमेशा अच्छा लगता है कराची प्रेस क्लब आना। कराची प्रेस क्लब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा पुराना रिश्ता है। यहाँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी आया करती थी और हमें वो तमाम तर जो दौर है उसके बड़े किस्से पता है कि जब वो अपोजिशन में होती थी, यहाँ आती थी, सीनियर सहाफ़ी जो थे तमाम उनसे मुलाकातें होती थीं। तो बहुत मेमोरीज़ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस कराची प्रेस क्लब से। और जब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई है, हमेशा अपने वर्किंग जर्नलिस्ट, अपने सहाफ़ी बरादरी के साथ अपने उस रिश्ते को उन्होंने निभाया है। तारीख़ गवाह है, चाहे वो पुरानी तारीख़ हो या नई तारीख़ हो, लेकिन हमेशा पीपल्स पार्टी अपने सहाफ़ी बरादरी के साथ शाना बशाना खड़ी रही है। और आपके भी स्ट्रगल को मैं सलाम पेश करती हूँ। जिस तरीके से आपने जमहूरियत के हुसूल, जमहूरियत के इस्तेकाम और डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है, वो भी एक मिसाल है। जनरल ज़िया का बदतरीन काला दौर हो, जब 4 सहाफ़ियों को सरेआम कोड़े मारे गए, वो आज भी एक सहाफ़ी हमारे सीनियर बुज़ुर्ग इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात होती रहती है। लेकिन आप लोगों की इस हिम्मत से एक पॉलिटिकल वर्कर की हिम्मत भी बढ़ती है। तो आप लोग हमारे साथ एक पार्टनर का रोल अदा करते हैं हमेशा जमहूरियत के हुसूल और इस्तेहकाम के लिए। बहुत सीनियर सहाफ़ी जो आज हमारे साथ नहीं है, उनकी भी हम स्ट्रगल को सलाम पेश करते हैं और याद करते हैं। आज चूँकि पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो फ़लस्तीन का है, और मैं चाहूँगी कि फ़लस्तीन के हवाले से भी गुफ्तगू हो। जो आज गाज़ा में हो रहा है, जो बर्बरियत जिस तरीक़े से इंसानी हुकूक़ और इंसानियत को रोंदा जा रहा है, उसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, मज़म्मत कर रहे हैं। कल भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर, पाकिस्तान के साबिक़ सदर जनाब आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से फ़लस्तीनियों की बात की और जो उनके एहसासात थे, जो उनके जज्बात थे, जो उनकी बात करने में दर्द था, वो आपने महसूस किया होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा फ़लस्तीन के इशू पर बात की है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, सदर आसिफ़ अली ज़रदारी साहब और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बड़ी बुलंद आवाज़ में फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की बात कर रहे हैं, उनके साथ होने वाली ज़्यादती पर बात कर रहे हैं। यकीनन एक जमात की हैसियत में हमसे जो बन पड़ता है हम करते हैं, और एक मुल्क की हैसियत में भी हमने माजी में बहुत जो है वो मौक़ों पर फ़लस्तीन के लिए बात की है। दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, हमने उस पर बात की, और पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पर हुकूमत में अपना रोल अदा किया है। आज भी पाकिस्तान की हुकूमत से हम यही इल्तिजा करते हैं कि जितना हो सके आप फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करें। हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें न्यूक्लियर पावर बनाया है। उस महान और अजीम लीडर का ये तोहफ़ा पाकिस्तान कभी नहीं भुला सकता, और हमें हमेशा अपनी इस जो हमारी ये क़ुव्वत है इसको याद रखना चाहिए। हम बेशक एक ही मुल्क होंगे तो ये तब भी हमें फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए। मुसलमानों के साथ पड़ोसी मुल्क में भी जुल्म हो रहा है, ना सिर्फ मुसलमानों के साथ बल्कि अक़लियतों के साथ जुल्म हो रहा है। इसी तरह गाज़ा में अक़लियतों के साथ भी जुल्म हो रहा है। मसाजिद को उड़ाया जा रहा है, चर्चिज़ को उड़ाया जा रहा है, स्कूल्स को, हस्पतालों को। मतलब बर्बरियत की इंतहा देखिए कि हस्पताल को जो है वो बॉम्ब मारे जा रहे हैं, और ये कहा जाता है कि जी ये कोई ये तासुर देने की गलत कोशिश ना करे कि इससे कोई मज़हब का ताल्लुक़ है, इससे इंसानियत का ताल्लुक़ है।
आपने देखा है कि जो हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर्स हैं वो तक इस बर्बरियत को कंडेम कर रहे हैं। वो तो जूस है ना, वो तो यहूदी हैं, वो भी कंडेम कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम उस ज़ायनिस्ट इज़राइल के साथ नहीं हैं जो कि कत्लेआम कर रहा है मासूम लोगों का, ख़ास तौर पे जिस तरह बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। उन मासूम बच्चों को अब अपने हाथों पे अपने नाम लिखने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर उनके बॉडी पार्ट्स कहीं मिलते हैं तो कम से कम उनके माँ बाप को, उनके रिश्तेदारों को उनका नाम तो पता हो कि ये किस बच्चे की लाश है। तो हम सब औलाद वाले हैं और हम ये देख नहीं सकते, हम ये देख नहीं सकते कि किस तरीक़े से इंसानियत को रोंदा जा रहा है, किस तरीक़े से जुल्म किया जा रहा है इंसानों के ऊपर। खुदा का खौफ करना चाहिए इन लोगों को। और ये जो लोग अपनी इस नाजायज़ घिनौनी हरकत से बाज नहीं आ रहे, उनको एक बार फिर हम आपके इस फोरम से, इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाह रहे हैं कि खुदारा कुछ खौफ करें। किसी तो खुदा को मानने वाले हो ना, किसी खुदा का खौफ कर लो। और यही हम आपके तवस्सुत से एक बार फिर, और आज बाहर भी जो कराची प्रेस क्लब पे यहाँ पे मुजाहरा हो रहा है और तकरीबन 40 के करीब जर्नलिस्ट शहीद हो चुके हैं गाज़ा के अंदर, उनकी फैमिलीज़ को टारगेट किया गया है। कल रात को एक जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया, उसकी पूरी फैमिली को शहीद किया गया है। हम जितना इस पर इजहार अफसोस करें वो कम है, जितनी इजहार मज़म्मत करें वो कम है। और आप एक बार फिर आप मीडिया के तवस्सुत से हम ये कहेंगे कि दुनिया के तमाम ममालिक को इस वक्त उठना चाहिए। दुनिया सोती इस वक्त अच्छी नहीं लग रही है। हमें इतनी बुलंद आवाज़ में ये बात कहनी चाहिए कि इसका कोई असर हो। ये अटैक्स रुकने चाहिए, ये हमले रुकने चाहिए। ये इंसानियत का मसला है, ये इंसानों का मसला है, ये इंसानी जानों का मसला है जो कुछ गाज़ा में हो रहा है। तो अगर आज भी इंसानों को होश नहीं आया तो कब इंसानों को होश आएगा। और आपके इस प्रोटेस्ट में भी हम आपके साथ शरीक हैं। हम हर लेवल पर इस बर्बरियत को, इस जुल्म को कंडेम करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की सूरत हाल भी आप लोगों के सामने है। आपने देखा है कि कल भी सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने घोटकी में मीडिया टॉक की है। वहाँ पर उन्होंने बात की है जो पिछली हुकूमत थी इमरान न्याज़ी की, और उस पर उन्होंने बताया कि उस हुकूमत को आइनी तौर पर जिस तरीके से निकाला गया उसका मकसद इक़्तिदार का हुसूल नहीं था। उसका बुनियादी जो ज़रूरत थी वो ये थी कि पाकिस्तान की आवाम को उनके हुकूक नहीं मिल रहे थे, पाकिस्तान की आवाम को उनके मुआशी हुकूक, उनके आइनी और उनके इंसानी हुकूक से महरूम किया जा रहा था। इसलिए ज़रूरत थी कि इमरान को निकाला जाए। और उस वक्त पाकिस्तान की तरक्की को भी जो है वो एक फुल स्टॉप लग चुका था। पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा था। पाकिस्तान में जो जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे थे। और यही वजह है कि इमरान न्याज़ी को उस वक्त एक आइनी तरीके से, क़ानूनी तरीके से हुकूमत से निकाला गया। और गो के उसके बाद उसने ये अपनी ज़ात पर ले लिया। उसने सोचा कि मैं एक ऐसे तख्त से निकाला गया हूँ जिस तख्त पर मैं हमेशा रहना चाहता हूँ, जिस ताज को मैं हमेशा पहनना चाहता हूँ, मुझे ऐसे जगह से निकाला गया। और आपने ये भी देखा कि जरदारी साहब ने उनकी तर्ज़ हुक्मरानी की बात की, क्योंकि उन्होंने 8 बरस का ज़िक्र किया तो केपी में जो उनकी हुकूमत थी वो तकरीबन, अगर आप वफाक की और सूबे की मिला लें तो 8 बरस इमरान ने हुकूमत की है। अब हुकूमत किस तरह की है वो आपके सामने है। उस शख्स ने पाकिस्तान के अंदर जो हमारा सोशो पॉलिटिकल फैब्रिक है, जो हमारी मुआशरे का जो एक नक्शा है, उसको ख़राब करने की पूरी कोशिश की है। तूफ़ान बदतमीज़ी, इंतशार की सियासत, भाई को भाई से लड़ाना, बाप को बेटे के सामने खड़ा कर देना, गालम गलोच करना, किसी की ना बहन छोड़ना, ना माँ छोड़ना, ना बुज़ुर्ग छोड़ना, किसी की पगड़ी पे हाथ तो किसी की दाढ़ी पे हाथ, तो किसी के दुपट्टे पे हाथ, तो किसी की चादर पे हाथ। इस तरह की सियासत जो है वो इमरान न्याज़ी ने उसको फ़रोग़ दिया है पाकिस्तान के अंदर। गो के पहले भी एक सियासी जमात थी जो इस तरह के कल्चर को जिसने मुतारिफ़ कराया, लेकिन उन्होंने भी जो है वो कान पकड़े उसके बाद। लेकिन जिस तरह इमरान न्याज़ी ने पाकिस्तान में
इदारों को टारगेट किया, फिर उसके बाद सियासी लोगों को टारगेट किया। देखिए, इख्तलाफ आप रख सकते हैं, आपका हक है, आपका एक जमहूरी हक है। मैं आपसे इख्तलाफ कर सकती हूँ, आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि आप इस मुल्क में, इस माशरे में इंतशार फैलाएं, लोगों को एक दूसरे पर हमला करने की तरगीब दें, मारने की तरगीब दें, जलाने की तरगीब दें। मतलब जिस किस्म के डायलॉग इमरान न्याज़ी या उसके चमचे बोला करते थे कि जला दो और ये कर दो और वो कर दो और मैं नहीं छोड़ूंगा, यही वाली सियासत थी ना, मैं नहीं छोड़ूंगा की सियासत थी। भाई तुम किसी को नहीं छोड़ो, लेकिन इस मुल्क को तो बख्श दो, इस मुल्क की तरक्की को तो जो है वो सांस लेने दो। लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स, और उसका अंजाम आपने देखा फिर May 9 जो था वो आपके सामने है। जब आप एक लिमिट तय नहीं कर पाते, जब आप एक लकीर नहीं खींच सकते, तो फिर आप बहुत सारी जो लकीरें हैं उससे बाहर चले जाते हैं, बहुत सारी हुदूद से बाहर चले जाते हैं। तो 9 मई को बहुत सारी हदें पार हो गई, ऐसी ऐसी हदें पार हुई जिससे हमारे दिल को तकलीफ़ हुई, जिससे उन शोदा के लवाकिन को तकलीफ़ हुई जिन्होंने मुल्क के लिए जान दी है, जिन्होंने मुल्क के बच्चों की हिफाजत करते हुए जान दी है। तो बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची, हमने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। इस मुल्क में सियासत करने का एक बहुत बड़ी कीमत अदा की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। हमें इस मुल्क की आला अदलिया ने फांसी की सज़ा सुनाई, और फिर उसके बाद उन्होंने बेशक उस फांसी के ऊपर अफसोस किया, लेकिन उनके अफसोस करने से हमारा अजीम लीडर वापस तो नहीं आ सकता, हमारा कायदे अवाम वापस तो नहीं मिला हमें। हाँ, उनका फ़लसफ़ा है, वो हमारे साथ है, वो ज़िंदा है। इसीलिए हम कहते हैं ज़िंदा है भुट्टो, ज़िंदा है, जिससे कि लोगों को तकलीफ़ होती है, लोगों के दिलों में कांटे चुभते हैं, कोई पता नहीं ऐसा लगता है कि नीचे को कील रख दिए उनके। लेकिन भुट्टो का फ़लसफ़ा है, वो तो ज़िंदा है, वो तो ज़िंदा ही रहेगा, फ़लसफ़ा थोड़ी मर सकता। यू कैन किल अ मैन नॉट एन आइडिया, जो शहीद बीबी कहती थी, यू कैन इम्प्रिजन अ मैन बट नॉट एन आइडिया। तो भुट्टो इज़ एन आइडिया दैट इज़ अलाइव, ही इज़ अ फिलोसफी दैट इज़ अलाइव इन आवर हार्ट्स, इन आवर सोल्स। और उस फ़लसफ़े की बुनियाद पर तो पीपल्स पार्टी चल रही है। और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर मैनिफेस्टो जो इलेक्शन से पहले दिया जाता है, उसकी जो रूह है, उसकी जो स्पिरिट है, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दी हुई आइडियोलॉजी है, जिस पर शहीद मोहतरमा चली, जिस पर जरदारी साहब चले, और जिस पर आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चल रहे हैं। तो कल भी यही बातें हुई, यही बातें की गई कि बहुत सियासी जमातें जो हैं वो हमारी मुखालिफ भी हैं, उस पर भी बात हुई। देखिए, मुखालफत तो लोग करते हैं, हम तो हर मुखालफत पे, जिस तरह जरदारी साहब ने कहा, हम तो बिस्मिल्लाह कहते हैं, सिंधी में हम कहते हैं ना बिस्मिल्लाह, वेलकम, आइए तशरीफ़ लाइए। देखिए, कंपटीशन तो अच्छा लगता है ना, वो तो डिक्टेटरशिप होती है जहाँ सबको चुप करा दिया जाता है। तो अब सबको चुप नहीं कराना, आप बात करें, जो आपका हक है आप करें, आप अपनी सियासत करें, हम अपनी सियासत कर रहे हैं, आप अपनी एजेंडा जो भी आपका है उस पर चलें, लेकिन वो एजेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना हो, वो एजेंडा पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ ना हो, वो एजेंडा पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ ना हो। आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, हम अपने फ़लसफ़े पे चलेंगे, अपनी आइडियोलॉजी पे चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आइडियोलॉजी है, तमाम सियासी जमातों के पास इस मुल्क में आइडियोलॉजी नहीं है। कुछ ग्रुप्स आते हैं, फिर कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं, फिर कुछ ग्रुप्स प्लांट किए जाते हैं, फिर वो ऐसे ही बिखर जाते हैं। पर जो आइडियोलॉजिकल लोग होते हैं वो बिखरते नहीं हैं, वो टूटते नहीं हैं। उनको आप पंच कर सकते हैं, उनको आप दीवार से लगा सकते हैं, लेकिन वो फिर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास आइडियोलॉजी है, जो कि हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आने वाले इलेक्शंस के हवाले से भी बात करना चाहूँगी कि शुक्र है कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आप सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। मुस्तकिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस की डिमांड करती रही है, और अल्लाह अल्लाह करके बिल आखिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी 2024 की डेट सामने आई है। गो कि इसमें ताख़ीर है, हमारी नज़र में ये ताख़ीर है, और इस ताख़ीर से जो है वो जमहूरी कारकुन खुश नहीं होता, लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि अल्लाह अल्लाह करके ये डेट हमें नसीब हुई, हमें मिली। अब आगे शेड्यूल का भी इंतज़ार है, अल्लाह करे वो भी आ जाए। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है जब हम इलेक्शन की बात करते हैं,
कुछ जमातें भी खुश नहीं होती इससे। अब हमें समझ नहीं आता कि एक जमहूरी जमात पाकिस्तान में असेंबलियों के इख्तिताम पर और असेंबलियों के ना होते हुए इलेक्शन की डिमांड ना करे तो किस चीज़ की डिमांड करे? हम तो इलेक्शन की ही डिमांड कर सकते हैं ना। हमें तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, ना कभी मिला है। हमारे लिए तो कभी रेड कार्पेट बिछा ही नहीं है, ना हमें चाहिए। हमारा रेड कार्पेट है इलेक्शन। आप इलेक्शन दें, आवाम की अदालत लगाएं, आवाम को मौका दें कि वो अपना फ़ैसला सुनाएं। सिंध में आवाम ने 2013 में भी फ़ैसला सुनाया था, 2018 में भी, क्योंकि हम सिंध में बैठे हैं तो सिंध की बात भी थोड़ी करनी चाहिए। सिंध में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जितनी जो तनकीद करना चाहे करे, वो कहते हैं ना, बुग़ज़ होगा तो कभी अच्छी बात मुंह से नहीं निकलेगी, लेकिन जिसकी शक्ल अच्छी ना हो कभी कभी उसको भी कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी बात कर ले। तो ये तारीख गवाह है कि जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किए हैं वो इससे पहले नहीं हुए। मैं आपके सामने मिसाल बैठी हूँ। मैं सांगड़ से इलेक्शन लड़ी हूँ, 2013 में भी लड़ी, 2018 में भी लड़ी। और जिस तरीके से डेवलपमेंट सांगड़ में हुई है, पाकिस्तान की 70-75 साल की तारीख में नहीं हुई है। जो रोड नेटवर्क आज है वो इससे पहले नहीं था। वहाँ पर लोग किले बना के बैठे थे, वहाँ पर बुत थे। जो बुत गिराए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़लसफ़े की रोशनी में अवाम ने गिराए हैं। पीपल्स पार्टी को वहाँ जिताने के बाद जो पीपल्स पार्टी ने वहाँ खिदमत की है, उसकी मिसाल आपको तारीख़ में नहीं मिलेगी। और मैं यहाँ आपको इसलिए नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। आप वहाँ जाके किसी न्यूट्रल शख्स से पूछेंगे तो आपको वो बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं तो मुखालिफ से भी पूछने को आपको कहूँगी, जाइए मुखालिफों से पूछें। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि किसी रूहानी जमात या मुर्शिद के मुरीद जो हैं वो भी अगर अपने जमात का नारा लगाते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप पीपल्स पार्टी ने काम करा है। तो ये होती है तारीफ़। तारीफ़ डर और खौफ में नहीं होती, तारीफ़ काम देख के होती है। और कल भी जरदारी साहब ने कहा कि हमने पानी के ऊपर बड़ा काम किया है, हमने कनाल लाइन किए हैं, हमने शाखों को लाइन किया है, और ये पूरी साउथ जो सिंध है इसको लाइन किया है। अब अपर सिंध में भी ये काम जो है ज़ोर शोर से होना है और होगा इंशाल्लाह। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि पानी बचेगा तो पानी मिलेगा, और यही सोच थी जिसके रोशनी में सिंध के अंदर ये पूरा इरिगेशन का काम हुआ है। तो काम जो है वो बोलता है। आप थर में चले जाएं, अब मिठी जाएंगे ना इंशाल्लाह। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो हमेशा एक उनकी रिवायत है कि अक़लियत बरादरी के साथ उनके त्योहारों में शरीक होते हैं, और मिठी में पहले भी वो गए हैं, दिवाली मनाई है, और अब भी वो दिवाली के लिए मिठी तशरीफ़ ले जा रहे हैं। और थर पारकर की जो तरक्की है वो ख़ुद बोलती है। आप चले जाएं तो वो आपको खुद बताएगी, वो तरक्की बताएगी कि वहाँ क्या हुआ है। यहाँ बैठकर थर के बच्चों को एक्सप्लॉइट करना, थर की भूख को एक्सप्लॉइट करना, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। मैं कहती हूँ चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए ऐसे लोगों को, जो यहाँ बैठे, कभी मुल्क से बाहर बैठे हैं तो थर के बच्चों की भूख को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अरे भूख तो पूरी दुनिया में है, फूड सिक्योरिटी का मसला तो पूरी दुनिया में है, तो आपको सिर्फ थर नज़र आता है। अपने मुल्क को बदनाम करने के एजेंडा पे जो चंद लोग चल पड़े हैं, वही इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वही इस मुल्क के सबसे, अगर हुब्बुल वतनी देखनी है ना तो जाइए सिंध के इलाकों में, उन गरीब घरों में जाइए जो तकलीफ़ में भी होंगे तो मुल्क के पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे। और यही बात पीपल्स पार्टी ने 2007 में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया था, तो कुछ लोगों ने, जब पूरी पाकिस्तान में एक मातम था मोहतरमा की शहादत पर, तो कुछ लोगों ने इंतशार फैलाने की कोशिश की और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा लगाया। तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा पाकिस्तान खप्पे, तो सच्चे दिल से पाकिस्तान खप्पे। सिंध ने तो ये नारा सबसे पहले लगाया था जिसकी रोशनी में फिर पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हो सका। ये है ना, हम करीब बैठे हैं ना सिंध असम्बली से, जहाँ पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पढ़ी गई थी। आप लोग सब जानते हैं इस तारीख को। तो सिंध को तो ये शर्फ हासिल है कि हमने पाकिस्तान की ईंट लगाई, ये वो तारीख़ है। और जिस तरह उन्होंने कल कहा कि सिंध ने पाकिस्तान की क़याम की ईंट लगाई, पाकिस्तान को बचाया है
और पाकिस्तान को फिर बचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बिलावल साहब ने बात कर दी कि जी लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं होगा, तो उनके पीछे पड़ गए। भाई उन्होंने आइन के ख़िलाफ़ तो कोई बात नहीं की, उन्होंने कानून के ख़िलाफ़ तो कोई बात नहीं की, उन्होंने किसी की तौहीन तो नहीं की। पता नहीं किसको उनकी ये बात बुरी लग गई। ये इंसान, जमहूरियत की तो ये अलामत है ना कि अपनी बात करने का हक रखते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज करें, कभी कोई कीड़ा निकाले, कभी कोई कीड़ा निकाले, पीपल्स पार्टी कुछ ना कहे। ठीक है, पीपल्स पार्टी को जवाब देना आता है। हम जवाब तहजीब के दायरे में रहकर देना जानते हैं, क्योंकि ये हमारी ट्रेनिंग है। हमारी लीडरशिप हमें मना करती है कि किसी पर जाती हिट ना करो, टारगेट ना करो, लेकिन कुछ जमातें हैं जो साजिश करती हैं, कैंपेन की मंसूबाबंदी करती हैं कि हम इस जमात को टारगेट करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे। बाकायदा मीटिंग्स होती हैं कि हम इनको ये साजिश बनाएंगे, हम इनके लिए ये फाइल बनाएंगे, ये करेंगे। मतलब भाई अपना काम करो। क्या आपके पास कोई काम नहीं है करने को? क्या आपके पास कोई फ़लसफ़ा नहीं है जिसकी रोशनी में आप अपने लोगों के पास जाएं? लोगों के पास जाने से क्यों डरते हैं? इलेक्शन का नाम आता है तो क्यों डर जाते हैं? इलेक्शन पीपल्स पार्टी डिमांड करती है तो क्यों पीपल्स पार्टी पे टारगेट करते हैं? और फिर एक नया ये डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया का दौर है, इस पे कुछ भी फेंक देते हैं। अभी तो आसान हो गया ना कुछ भी किसी के ऊपर फेंक देना, ना कोई उस पर तहकीक होती है, ना उस पर कोई कॉन्फर्मेशन कहीं से ली जाती है, लेकिन बस पीपल्स पार्टी ख्वाबों में भी आती है इनके। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इतना खौफ है, और फिर माशाल्लाह फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत में जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का केस रखा, जिस अंदाज में उन्होंने बात की, जिस नॉलेज के साथ वो हर मुल्क और हर हेड ऑफ स्टेट से मिले और उन्होंने बात की, ये कॉम्प्लेक्स हो गया है कुछ जमातों को। अब मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम अगली दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे, भाई इससे तो बड़ी मशहूरी होती है। अरे भाई मशहूरी होती है जब टैलेंट हो, जब टैलेंट हो तो मशहूरी होती है। बुत बन के थोड़ी बैठना होता है हेड ऑफ स्टेट्स के सामने, वहाँ बात भी करनी होती है, वहाँ कुछ अंदाज भी होता है बात करने का। और ये तरबियत जो है बिलावल भुट्टो जरदारी को अपनी माँ के पेट में मिली है, विरसे में मिली है, उनके डीएनए में है। लाओ फिर ऐसा डीएनए। यहां तो मच्छर तंग करते हैं लोगों को, यहां तो सूटकेस बांध के भागने की तैयारी होती है। कल कहा जरदारी साहब ने कि मैं भी जा सकता हूं, लेकिन अपने मेरे वर्कर्स नहीं जाने देते। उनकी जो मैं जब उनको कहता हूं मैदान में उतरो, तो मैं कैसे मैदान छोड़ के जा सकता हूं? ये होती है लीडरशिप, ये होता है जज्बा। जरदारी साहब की इतनी उम्र नहीं है जितनी उनको बीमारियां लग गई हैं। क्यों? क्योंकि इस मुल्क में सियासत करने की उनको सजा दी गई है, उनको कैद में रखा गया है बगैर किसी जुर्म के साबित हुए। एक जुर्म साबित नहीं हुआ और उस शख्स के 12-13 बरस गुजर गए। कैसे गुजरे? अपनी फैमिली से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपनी शहीद बीबी से दूर, अपने कारकुनान से दूर, अपने गांव से दूर। इंसान अपने गांव को नहीं भूल सकता, वो उसकी रूह में बसा होता है। अपनों से, अपने प्यारों से, अपनी फैमिली से, वालिद से, बहनों से, सबसे दूर। ये 12-13 बरस कौन उनके वापस लाएगा? फिर भी उनको सलाम है कि वो कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहे हैं, बीबी शहीद की मिशन को जारी और सारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये आसान नहीं होता। यहाँ तो एक छोटी छींक आ जाती है तो परेशानी हो जाती है सबको। जिस तरह की जेल जरदारी साहब ने काटी है, ये आप सब जानते हैं। आप लोगों से छुपी नहीं। आप लोगों में से कुछ ऐसे सीनियर्स भी हैं जो उनको बख्तरबंद गाड़ी में आते जाते भी देखते होंगे। आपने तो उनका वो हाल भी देखा है। लेकिन अगर वो शख्स आज भी हंसते मुस्कराते किसी भी तनकीद का जवाब देना पसंद नहीं करता, तो ये उस शख्स की शराफत है, कमज़ोरी नहीं है। अगर वो आज हुक्म कर दे ना अपने वर्कर्स को, तो लग पता जाएगा इन साजिशियों को जो मंसूबे बनाते हैं। हमें रोने धोने का इल्ज़ाम एक मोहतरमा दे रही हैं। हम क्यों रोएंगे धोएंगे भाई? ये तो हमारी वजह से अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन अनाउंस हुआ है। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन की डिमांड
पर कंसिस्टेंट ना होते, मुतवातिर इलेक्शंस की डिमांड ना करते, तो आज 8 फरवरी को भी इलेक्शन नहीं होना था। ये आप लिख ले कहीं, ये अनाउंसमेंट नहीं आनी थी। ये अनाउंसमेंट आई है इसी वजह से कि एक जमहूरी, एक ट्रू सेंस में जो जमहूरी पार्टी है वो इलेक्शन की डिमांड करती रही है। वरना आपने तो बड़ा तारीखी जलसा किया था मीनार पाकिस्तान पे। अब वो तारीखी जलसा अगर मैं अखबार की कटिंग देखती हूँ तो कोई अखबार कहता है जी 60,000 लोग थे, 60,000, 65,000। पुलिस रिपोर्ट कहती है 60,000 लोग थे। कुछ स्पेशल ब्रांच के लोग कहते हैं 60 to 70,000 लोग थे। ये तारीखी जलसा था, शायद उनकी तारीख में बड़ा जलसा हो, क्योंकि हमारी तारीख में तो 86 में एक बीबी का इस्तकबाल हुआ, फिर 2007 में आप लोगों ने वो इस्तकबाल देखा। ढकी छुपी बात तो नहीं है, कैमरा की आंख तो झूठ नहीं बोलती। कैमरा चले, हम मेरे फ़ोन से फुटेज आप नहीं माने, लेकिन आप तो अपनी मीडिया जानती है। अब 60-65 हज़ार का कौन सा तारीखी जलसा है भाई? अच्छा, ऐसा तारीखी जलसा हुआ कि सारे रोड जो इर्द गिर्द थे उधर ट्रैफिक चल रही थी। मीनार पाकिस्तान के सामने एक पुल है, उस पर भी ट्रैफिक चल रही थी, माल रोड पे भी ट्रैफिक चल रही थी, हर जगह गाड़ियाँ चल रही थी। और भाई तारीखी जलसों में गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं चलना, रोड भर जाते हैं। 2007 में देखा ना आप लोगों ने, नए लोगों ने तो 2007 की रीसेंट हिस्ट्री है, लेकिन 86 का जलसा भी, 86 का वेलकम जो था, थम गया था सब कुछ नहीं चल रहा था अलावा उनके इस्तकबाल के जो अवाम जमा हुई थी, वो होता है। अब इसको अब तारीखी मतलब अपने मुँह मियाँ मिठू बन रहे हैं। चले मान भी लेते हैं, चले तारीखी था, 60,000 पब्लिक थी, मान भी लेते हैं तारीखी था। भाई उस तारीखी जलसे में पाकिस्तान के इलेक्शन का जिक्र क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? आप लोगों ने रिपोर्ट किया है ना, मिस चले मुझसे हो गया, मैंने नहीं सुना होगा, चले पीपल्स पार्टी से शाजिया मरी ने नहीं सुना होगा, फिर आ जाएगा मुझे भी अभी जवाब थोड़ी देर में। मगर यही काम रह गया इनका। अरे भाई जाओ, कैंपेन करो, घर घर जाओ, लोगों से पूछो उनका हाल अहवाल, ये करो। पीपल्स पार्टी क्या कर रही है उसको छोड़ो, रो रही है, नहीं रो रही है, रोना मतलब बचगाना स्टेटमेंट्स। अभी तक मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं कर रहे, अभी तक बड़े नहीं हुए। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो उम्र में माशाल्लाह नौजवान हैं, लेकिन बात ऐसी करते हैं जो 70-80 साल का सियाना भी नहीं कर रहे हो सियासत में। मतलब आपकी उम्र गुजर गई है, सियासत सीखे। बात नाप तोल के नहीं भी कर सकते तो कम से कम किसी से पूछ लें, यार ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कम से कम मशवरा ही कर लें किसी से, अगर अपनी समझ सोच नहीं है तो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस मैच्योरिटी, जिस विजन और जिस नॉलेज के साथ बात करते हैं, इनको महीने गुजर जाते हैं वो बात समझ नहीं आती, फिर महीनों के बाद इनको समझ आती है कि वो ये बात हुई थी, चलो फिर इसी राह पे हम भी चले। तो अब भाई अगर उनकी कोई इनहेरिटेंस है इस तरह की, अगर उनका डीएनए ऐसा है, तो ये हमारा कसूर नहीं है। हमें कई बार खुद बिलावल साहब जो है वो हैरान कर देते हैं, तो वो इतनी दूर अंदेश बात करते हैं और हमें फ़ख्र होता है। तो अगर किसी को इससे परेशानी है तो वो अपना इलाज करा ले। लेकिन आज अगर बिलावल साहब ने इलेक्शन की अपनी उस डिमांड के नतीजे में इलेक्शन अनाउंस करवाई दिया है, तो भाई तैयारी पकड़े। आपने तो अपने बकौल आपके तारीखी जलसे में भी इलेक्शन का जिक्र नहीं किया। हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात करते हैं और गलत बात नहीं करते। अब आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ये है